नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट 6। तो ये जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट 6 है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलिए पहला प्रश्न से देखिए। पहला प्रश्न फिजिक्स से लिया गया है यह प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो याद रखेंगे माइक्रोफोन। चलिए दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? तो आंसर होगा वे पराध्वनि तरंगें निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। तो चमगादड़ रात में पराध्वनि तरंग निकालते हैं और उन्हीं के निर्देश पर वो उड़ सकते हैं रात में, है ना। तो चलिए तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है? देखिए ध्वनि का वायु में वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो 332 मीटर प्रति सेकंड याद रखेंगे। ध्वनि का वायु में वेग 332 मीटर प्रति सेकंड। तो चलिए चौथा प्रश्न पर चलते हैं। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को क्या कहते हैं? किसी माध्यम में ध्वनि के चाल को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा मैक संख्या। मैक संख्या याद रखेंगे। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को मैक संख्या कहते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न पर चलते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितनी देर तक बनी रहती है? हमारी मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितनी देर तक बनी रहती है? तो आंसर होगा 0.1 सेकेंड। यहाँ देखिए 0.1 सेकेंड हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना रहती है। तो चलिए छठा प्रश्न पर चलते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। देखिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने देर में पहुंचता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। 8 मिनट 20 सेकंड याद रखेंगे। चलिए सातवां प्रश्न पर चलते हैं। सूर्योदय के पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है, ऐसा होने का कारण क्या है? सूर्योदय के पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है, ऐसा होने का कारण क्या है? तो आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो चलिए आठवां प्रश्न पर चलते हैं। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो आंसर होगा अपवर्तन तथा परिक्षेपण के कारण। अपवर्तन तथा परिक्षेपण के कारण। नवां प्रश्न पर चलते हैं। अवतल लेंस से हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? देखिए अवतल लेंस से हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखेंगे अवतल लेंस से हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए 10वां प्रश्न पर चलते हैं। सर सीवी रमन को किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो चलिए 11वां प्रश्न पर चलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? देखिए ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र कपानी ने किया था। आंसर होगा नरेंद्र कपानी। तो चलिए 12वां प्रश्न पर चलते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई उस व्यक्ति से आधा होना चाहिए, यानी व्यक्ति की ऊंचाई से आधा होना चाहिए। आंसर होगा व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। चलिए 13वां प्रश्न पर चलते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो प्रिज्म से कोई भी प्रकाश गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा विचलन वैगनी रंग का होता है। वैगनी आंसर याद रखेंगे वैगनी। चलिए 14वां प्रश्न पर चलते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई पड़ता है। आंसर होगा काला। 15वां प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी से देखने पर आकाश किस कारण से नीला होता है? पृथ्वी से आकाश को देखते हैं तो नीला दिखाई देता है, क्यों? तो आंसर होगा वायुमंडल में
सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंगदैर्घ्य का परिकिरणन। वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंगदैर्घ्य का परिकिरणन के कारण पृथ्वी से देखने पर आकाश नीला रंग दिखाई पड़ता है। चलिए 16वां प्रश्न पर चलते हैं। मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? मृग मरीचिका, देखिए मरुभूमि में, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का निर्माण होता है, तो मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से जानते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो याद रखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 17वां प्रश्न पर चलते हैं। चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग होते हैं। देखिए प्राथमिक रंग कौन कौन होते हैं? तो प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला, याद रखेंगे। लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो लाल, हरा, नीला याद रखेंगे कि प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला को कहते हैं। तो चलिए 18वां प्रश्न पर चलते हैं। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक याद रखेंगे, पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। पानी का अपवर्तनांक 1.33। तो चलिए 19वां प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश किरणों को कौन सा लेंस अभिसारित करता है? प्रकाश किरणों को कौन सा लेंस अभिसारित करता है? तो आंसर होगा उत्तल लेंस। देखिए प्रकाश की किरणों को अभिसारित करने वाला लेंस उत्तल लेंस होता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, उत्तल लेंस को। तो प्रकाश किरणों को कौन सा रंग लेंस अभिसारित करता है? तो आंसर होगा उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। चलिए 20वां प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश किरणों का कौन सा लेंस अपसारित करता है? तो प्रकाश किरणों को अपसारित करने वाला लेंस को अवतल लेंस कहते हैं, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। चलिए 21वां प्रश्न पर चलते हैं। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो आंसर होगा 2.42। 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। तो चलिए 22वां प्रश्न पर चलते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होगा। चलिए 23वां प्रश्न पर चलते हैं। दृष्टिपटल पर बने किसी प्रतिबिंब का संवेदन मस्तिष्क में कितने देर तक रहता है? तो दृष्टिपटल पर बने किसी प्रतिबिंब का संवेदन मस्तिष्क में 1/6 सेकंड तक रहता है, 1/6 सेकंड। तो चलिए 24वां प्रश्न पर चलते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? देखिए यहाँ निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में निकट की ही वस्तु दिखाई देता है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो दूर की वस्तु देखने के लिए अवतल लेंस का चश्मा इस्तेमाल करते हैं, नहीं अवतल लेंस का व्यवहार करेंगे। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए 25वां प्रश्न। आइंस्टीन का नोबेल पुरस्कार किस कार्य में पर मिला? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। तो चलिए 26वां प्रश्न पर चलते हैं। ऐसा पदार्थ जिनकी चालकता विद्युत चालकता एवं अचालक के पदार्थों के बीच की होती है उन्हें क्या कहते हैं? ऐसा पदार्थ जिनकी चालकता विद्युत चालकत्व एवं अचालक के पदार्थों के बीच की होती है उन्हें अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक याद रखेंगे, अर्धचालक आंसर होगा अर्धचालक। 27वां प्रश्न पर चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑस्ट्रेड है, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेड। चलिए 28वां प्रश्न पर चलते हैं। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय प्रेरण का मात्रक आंसर होगा टेस्ला। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक टेस्ला होता है, आंसर टेस्ला होगा। चलिए 29वां प्रश्न पर चलते हैं। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? एलईडी का पूरा नाम, तो ये देखिए एलईडी का पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी का पूरा नाम है। तो चलिए 30वां प्रश्न पर चलते हैं। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? विद्युत धारा एमीमीटर से मापी जाती है। तो विद्युत धारा एमीमीटर से मापी जाती है, आंसर होगा एमीटर। चलिए 31वां प्रश्न पर चलते हैं। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। चलिए 32वां प्रश्न पर चलते हैं। विद्युत फ्यूज किस धातुओं के मिश्रण से बना होता है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
ये अक्सर ऐसे प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए, विद्युत फ्यूज किस धातुओं के मिश्रण से बना होता है? तो आंसर होगा सीसा और टीन। सीसा और टीन के मिश्रण से ये विद्युत फ्यूज बनाया जाता है। तो चलिए 33वां प्रश्न पर चलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला युक्ति कौन है? तो देखिए, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। डायनेमो का काम है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो चलिए 34वां प्रश्न पर चलते हैं। विद्युत ऊर्जा से, देखिए विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला युक्ति कौन सा है? तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला विद्युत मोटर होता है। विद्युत मोटर का कार्य है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो चलिए 35वां प्रश्न पर चलते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला वो युक्ति कौन सा है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला युक्ति बैटरी है। देखिए बैटरी, तो याद रखेंगे बैटरी। चलिए 36वां प्रश्न। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो याद रखेंगे 3 × 10⁸ मीटर सेकंड। तो चलिए 37वां प्रश्न पर चलते हैं। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, किसी अर्धचालक के प्रतिरोध पर गर्म करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका प्रतिरोध होगा घटेगा, यानी घटता है। अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। तो चलिए 38वां प्रश्न पर चलते हैं। आवेशों को धनात्मक तथा ऋणात्मक नाम किसने दिया? आवेशों को धनात्मक तथा ऋणात्मक नाम किसने दिया? तो आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन याद रखेंगे। 39वां प्रश्न पर चलते हैं। डीसी से एसी प्राप्त करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए डीसी से एसी, तो डीसी से एसी प्राप्त करने हेतु इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टर के प्रयोग से डीसी करंट को एसी में बदला जाता है। तो चलिए 40वां प्रश्न पर चलते हैं। विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? विद्युत शक्ति का मात्रक, देखिए यहाँ विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो चलिए 41वां प्रश्न पर चलते हैं। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? आंसर होगा उच्च प्रतिरोध शक्ति या निम्न गलनांक। उच्च प्रतिरोध शक्ति और निम्न गलनांक विद्युत फ्यूज में होता है। तो चलिए 42वां प्रश्न पर चलते हैं। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। देखिए यहाँ पर एसी धारा को डीसी में परिवर्तित करने वाला यंत्र कौन है? तो आंसर होगा रेक्टिफायर का कार्य है प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है, यानी एसी को डीसी में बदलता है। तो चलिए 43वां प्रश्न पर चलते हैं। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? देखिए ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो आंसर होगा आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर होता है ट्यूबलाइट में। तो ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए 44वां प्रश्न पर चलते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का छड़ का उपयोग किया जाता है? देखिए विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। तो चलिए 45वां प्रश्न पर चलते हैं। भारत ने अपना पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कहाँ किया था? देखिए भारत ने अपना पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कहाँ किया था? तो आंसर होगा पोखरन। देखिए पोखरन राजस्थान में है। 18 मई 1974 को भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था पोखरन में, 18 मई 1974 को। तो चलिए 46वां प्रश्न पर चलते हैं। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र का नाम तारापुर में तारापुर संयंत्र है। तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर में लगाया गया था। तो चलिए 47वां प्रश्न पर चलते हैं। भारत ने पोखरन में अपना पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया था। इस परमाणु परीक्षण का गुप्त नाम क्या था? देखिए भारत ने पहला भूमिगत परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरन में किया था। तो इसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। याद रखेंगे स्माइलिंग बुद्धा। तो चलिए 48वां प्रश्न पर चलते हैं। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए न्यूक्लियर बम, परमाणु बम बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। आंसर होगा यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम आंसर होगा।
चलिए 49वां प्रश्न पर चलते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बम, देखिए यहाँ तक दो प्रकार के बम होते हैं, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है, वहीं हाइड्रोजन बम है अनियंत्रित रूप से नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। तो हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के साथ कार्य करता है। तो याद रखेंगे अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चलिए 50वां प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, 50वां प्रश्न है। एक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न है, बिना विकल्प के सीधे उत्तर पर जाते हैं। तो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या है? भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन थोरियम है। भारत में थोरियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, यह नाभिकीय ईंधन है। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को यहीं पर समाप्त करेंगे। जल्द ही जनरल साइंस का अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।